चलिए, तो आज फिर से अपने लोग चलते हैं मनोविज्ञान 12th 12वीं कक्षा बिहार बोर्ड के चैप्टर से। सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर का नाम है व्यक्तिगत विभिन्नता, जिसका मतलब होता है इंडिविजुअल डिफरेंस। और इसके अंतर्गत अपने लोग बहुत सारी चीजों के बारे में, इसके परिचय के बारे में, इसके अध्ययन के बारे में निश्चित ही जानकारी प्राप्त करेंगे। इस चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक ही दिया हुआ है व्यक्तिगत विभिन्नता। और व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होता है? तो व्यक्तिगत विभिन्नता होता है जो प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है, चाहे वह किसी भी रूप से भिन्न हो। हर एक विद्यार्थी अपने आप में सबसे अलग होता है, हर एक इंसान सबसे अपने आप में अलग होता है। बहुत सारे गांव घर में एक धारणा दिखाई देती रहती है, जो मेरा बच्चा उनकी जैसे काहे नहीं हो पाता है, या मेरा बच्चा उनके जैसे क्यों नहीं हो पाता है। एक मिनट के लिए, आप एक क्षण के लिए एक चीज के बारे में कल्पना कीजिए, जो हमारा पूरा पृथ्वी अगर नीला ही होता, सारे अगर जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी जानवर हैं, जितने भी पशु पक्षी हैं, सारे अगर नीले ही होते, और तब एक मिनट के लिए, एक क्षण के लिए, उस चीज का प्रतीक के लिए सोचिए जो उस क्षण हम लोग के लिए कैसा होता। शायद ही आप उस संसार में रहना चाहेंगे जहां पे सब कुछ एक रंग जैसा ही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। मेरी बातों को समझ रहे हैं ना? यहाँ पे जो अगर कोई डिफरेंस नहीं है, कोई विभिन्नता नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं मानव जीवन के लिए घातक है। अब एक चीज समझिए, अगर अमीर रहेगा तभी गरीब के बारे में पता चलेगा, अमीर नहीं रहेगा तो गरीब का पता ही नहीं चलेगा, कमजोर रहेगा तभी ना उच्च वर्गीय लोगों के बारे में पता चलेगा। यही है, हर चीज एक समान नहीं हो पाता है, चाहे वह किसी भी रूप में हो। सबसे पहले व्यक्तिगत विभिन्नता का अध्ययन करने वाले मनोवैज्ञानिक गाल्टन थे। सर्वप्रथम व्यक्तिगत विभिन्नता का अध्ययन करने वाले मनोवैज्ञानिक गाल्टन साहब थे, जो कि आधुनिक युग के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने एक बात बहुत सुंदर से कही है, जो प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे से भिन्न है, चाहे वह जुड़वा बालक ही क्यों ना हो। जुड़वा बालक भी अपने आप में एक दूसरे से भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। इसमें समग्रता कहने का क्या तात्पर्य है? आप सब कुछ में सेम है, समझिए, उसका फेस सारा कुछ सेम है, उसका हाइट सेम है, उसका वजन सेम है, लेकिन जितना अच्छा दूसरा भाई पढ़ाई में हो सकता है, उतना निश्चित ही छोटा नहीं हो सकता है। जितना अच्छा वह चित्रकला बना सकता है, उतना अच्छा वो नहीं बना सकता है। अर्थात कुछ ना कुछ कमी जरूर दिखाई देती है। कोई ज्यादा, किसी को ज्यादा संवेग प्रभावित करती होगी, किसी को कम संवेग प्रभावित करती होगी। यही कहलाती है व्यक्तिगत विभिन्नता, अर्थात इंडिविजुअल डिफरेंस, जो कि पृथ्वी पे आए हर एक मनुष्य में सब अलग अलग प्रकार से पाए जाते हैं। ये व्यक्तिगत विभिन्नता, इसका अध्ययन सर्वप्रथम गाल्टन साहब ने किया था, जो कि आधुनिक युग के मनोवैज्ञानिक थे। ये क्वेश्चन बार बार आया है, जो व्यक्तिगत विभिन्नता किसे कहते हैं, और व्यक्तिगत विभिन्नता का अध्ययन सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? तो व्यक्तिगत विभिन्नता का अध्ययन सर्वप्रथम क्या था? मनोवैज्ञानिक गाल्टन साहब, जो कि आधुनिक युग के मनोवैज्ञानिक थे। इसके बाद चलते हैं एक चीज पे, देखिए बुद्धि किसे कहते हैं? बुद्धि और ज्ञान में आकाश पाताल का अंतर है, दोनों बहुत बड़ी बड़ी विभिन्नताओं से अलग हुआ है। सबसे पहले बुद्धि किसे कहते हैं? देखिए, एक क्षण के लिए आप एक चीज की कल्पना कीजिए, जो कोई व्यक्ति बुद्धि से बहुत चीजों का अध्ययन कर पाता है। बहुत सारे विद्यार्थी अभी मैट्रिक इंटरमीडिएट की परीक्षा दिए हैं, और वहां पे सभी विद्यार्थी, लगभग 15 लाख या 13 लाख जितने भी विद्यार्थी थे, सभी बच्चे ने फॉर्म फिलअप किया था और परीक्षा में बैठे भी। और हर एक विद्यार्थी के सामने एक चुनौती थी, जो उनको अपने प्रश्नों को हल को कैसे करना है। वहां पे एक ऐसा भी विद्यार्थी होगा जो पूरे साल बहुत गहन अध्ययन किया होगा, और एक ऐसा भी विद्यार्थी होगा जो पूरे साल बस मौज मस्ती किया होगा और तो कुछ किया नहीं होगा। लेकिन वो भी क्या अपने प्रश्न पत्र को खाली छोड़कर आएगा? निश्चित ही नहीं छोड़ के आएगा। क्या करेगा? निश्चित ही कुछ ना कुछ बनाने का प्रयास करेगा, अपना मन से भी जो उसका बुद्धि इंडिकेट करते रहेगा वो लिखते जाएगा, और लिखते लिखते निश्चित रूपेण वह किसी न किसी तरीके से अपने पेपर को जरूर फिल करेगा, वो खाली नहीं छोड़ेगा। ये जो इंडिकेट किया, ये जो मदद किया, ये उसकी बुद्धि कर रही है। जो सिर्फ बैठने से आपका काम नहीं चलने वाला है, आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तभी आप पेपर पास होंगे। ये इंडिकेट कौन कर दिया? तो उसका बुद्धि कर दिया। बुद्धि के विषय में सर्वप्रथम अध्ययन मनोवैज्ञानिक किए थे ऑल्फ्रेड वीने 1905 में अपने शिष्य थियोडोर साइमन के साथ मिलकर, जिन्होंने बुद्धि का एक कारक सिद्धांत भी दिया है। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत ऑल्फ्रेड वीने ने दिया है 1905 ईस्वी में अपने शिष्य थियोडोर साइमन के साथ मिलकर, जिनके अनुसार ये माना जाता है बुद्धि की एक कारक होते हैं, बुद्धि के एक बीमार होते हैं, जो सभी मनुष्य में एक ही प्रकार की होती हैं। लेकिन उन्होंने ये भी चीज को स्पष्ट किया है, जो बुद्धि उपलब्ध संसाधनों को प्रभावी रूप से उपयोग करने की व्यापक क्षमता से है। एक सेकंड सुनिएगा। सबसे पहले बुद्धि उपलब्ध संसाधनों को प्रभावी रूप से उपयोग करने की क्षमता से है। देखिए, मेरे पास यही बुक है, और निश्चित रूप से ये मेरे पास बुक है, और यही बुक एक टॉपर विद्यार्थी के पास भी होगा। निश्चित रूप से वो विद्यार्थी उससे जितना बेहतरीन से पढ़ा होगा टॉपर विद्यार्थी, उतना बेहतरीन हम नहीं कर सकते हैं। अगर बुद्धि हमारा इंडिकेट करता है जो हम इस तरह से पढ़ें, इतना रूटीन बनाए, इतना घंटा पढ़े, ये करे वो करे, तो ये जितना चीज कर रहा है ये हमारा बुद्धि ही कर रहा है, अर्थात हमें इंडिकेट कर रहा है जो हमें लाइफ में क्या करना है नहीं करना है।
कोई किसी समूह में धारण करते हैं जो इससे मेरा पर्सनालिटी डेवलप होगा, ये होगा, वो होगा, तो इसमें सबसे प्रमुख योगदान है आपकी बुद्धि का। वो आपको जिस दिशा मोड़ेगी उसी दिशा में आप मुड़ जाएंगे। इसके विषय में सबसे पहले जानना चाहेंगे। बुद्धि का अर्थ में आप एक शब्द में समझ सकते हैं, बुद्धि उपलब्ध संसाधनों को प्रभावी रूप से उपयोग करने की व्यापक क्षमता से है, जो कि आप अपने अनुसार उसे कर सकते हैं। बुद्धि के एक कारक सिद्धांत ऑल्फ्रेड बीने ने दिया था। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत कौन दिया था? सुनो, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत ऑल्फ्रेड बीने ने दिया था अपने शिष्य थियोडोर साइमन के साथ मिलकर, जब उन्होंने 1905 में थियोडोर साइमन के साथ मिलकर बुद्धि का परीक्षण किया। और बुद्धि का परीक्षण करने के बाद बहुत सारे मनोवैज्ञानिक आए कि बुद्धि का अध्ययन किया, और अध्ययन करते 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 जब उनके बारे में पता चला, बीने के बारे में, जो उन्होंने बुद्धि का एक कारक सिद्धांत दिया था, तो ये विवादग्रस्त हो गया, क्योंकि ये स्पष्ट नहीं कर पाए कि बुद्धि एकमात्र होती है। इसी के बाद 1927 ईस्वी में बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत हुआ। द्विकारक सिद्धांत बुद्धि का कब प्रस्तावित हुआ? तो 1927 में हुआ। इसको देने वाले कौन थे? बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत को देने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक थे। द्विकारक सिद्धांत को देने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक, जो कि इस बार 2024 की परीक्षा में 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत 1927 ईस्वी में चार्ल्स स्पीयरमैन ने दिया था, जिनके अनुसार बुद्धि दो होते हैं। कौन कौन से बुद्धि होते हैं? चार्ल्स स्पीयरमैन के प्रत्येक मनुष्य में दो बुद्धि पाई जाती है। एक बुद्धि होती है सामान्य कारक, एक बुद्धि होती है सामान्य कारक, और एक होती है विशिष्ट कारक। चार्ल्स स्पीयरमैन ने बताया है कि बुद्धि के दो विमाएं होते हैं, एक होते हैं सामान्य कारक और एक होते हैं विशिष्ट कारक। ये क्या है? एक का नाम है जनरल फैक्टर और एक का नाम है स्पेशल फैक्टर। एक का नाम है स्पेशल फैक्टर और एक का नाम जनरल फैक्टर। इसके माध्यम से सबसे पहले मेरी बातों को समझिएगा। चार्ल्स स्पीयरमैन ने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया, जिनके अनुसार बुद्धि दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन दो प्रकार के होते हैं? एक होता है सामान्य कारक और एक होता है विशिष्ट कारक। एक चीज समझिए, जैसे ये कुर्सी है, और ये कुर्सी मैं किसी भी बच्चे को अगर बोलता हूं बाबू कुर्सी लेकर आइए, तो ये हर एक विद्यार्थी कर सकता है, हर एक बच्चा कर सकता है। लेकिन वास्तविकता रूप में अगर मैं कहता हूं तो बाबू आप कौन सा ऑब्जेक्टिव एक दिन में याद करके लाइएगा, ये शायद संभवतः एक आदमी से हो भी सकती है, लेकिन हर एक बच्चे से होना संभव नहीं है। यही है विशिष्ट कौशल। लेकिन इसे कर कैसे सकते हैं? तो सबसे पहले उन्होंने बोला है बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक चार्ल्स